बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। बोलता पाकिस्तान में खुश आमदीद और मैं हूँ मुश्ताक मिनहास। मैं नुसरत जावेद। हमारा नंबर है 0512805031 और अगर आप हमें टेक्स्ट मैसेज करना चाहें तो अपने मोबाइल सेट के राइट ऑप्शन में जाएं, बीपी लिखें, स्पेस दें, अपना मैसेज लिखें, अपना नाम लिखें और 2250 पर सेंड कर दें। मुश्ताक मिनहास साहब, आपको पता है कि बहुत अरसे से मैंने क्रिकेट में दिलचस्पी लेना छोड़ रखा है, लेकिन बखुदा आज मैं भी बहुत एंक्शसली जो है वो शारजा का लेटेस्ट स्कोर जो है वो पूछ रहा हूँ, जानने की कोशिश करता चला जा रहा हूँ। और मैं ये भी समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान के लोगों की बेपनाह अक्सरियत बेताबी से क्यों इस मैच में पाकिस्तान की फतेह देखना चाहती है, उसकी दुआएं मांग रही है। क्योंकि मुश्ताक, अब तो हर सुबह जो है हमारी वो बुरी खबर के साथ शुरू होती है। आज ही की सुबह देखो, आज सुबह जैसे ही आप उठ के अपनी दुनियादारी के कामों की तरफ जब आप जाना चाह रहे थे तो आपको खबर आती है कि जी पेशावर में अमेरिकन कॉन्सुलेट की एक गाड़ी को निशाना बना दिया गया खुदकुश बॉम्बिंग के ज़रिए। उसके बाद हमारे ऐसे माशाल्लाह कलाकार किस्म के सियासतदान हैं, जिम्मेदार लोग हैं, ANP सुना है कि बड़े सियासी तौर पर तजुर्बाकार लोग, उन्होंने फ़ौरन कह दिया अमरीकी मर गए इसमें। बाद में पता चला कि जी अमरीकी कौंसिल के लिए लोग कर रहे थे। इससे मुश्ताक 2-3 रोज पहले भी पेशावर के बाजार के अंदर हुआ वाक़या, और तुम यकीन मानो वो सेपहर शाम, अर्ली शाम में हुआ। और उसके बाद जो मैंने 8 से 9 बजे का स्लॉट देखा तो बखुदा उसमें तस्करा नहीं था। मतलब बाकी ब्रेकिंग न्यूज़ देखकर मुझे पहले ये समझाने की कोशिश करो मुश्ताक भाई कि क्या हमारे यहाँ बेहिसी हो गई है कि हाँ यार पेशावर और कोयटा में तो ये होता ही रहता है, हम तो महफूज हैं, या क्या मसला क्या है? मसला कोई नहीं है, मसला सिर्फ इतना है कि ये हमारे लिए अब खबर का कोई दर्जा नहीं है। अब आप देखें कि जिस मुल्क के अंदर गुज़िश्ता 10 साल के अंदर, यानी ये तकरीबन 10 साल हो गए, 2011-12 से लेके 2000, यानी आप आज देखें ना 2001 से लेके 2012 तक, ये 11-12 साल हो जब से ये वार अगेंस्ट टेररिज्म हमने शुरू किया है। बल्कि शुरू तो जिन्होंने की है हम खाम खा के जिसको कहते हैं ना, हम लपेट में आ गए, हम और भुगत भी रहे हैं, हम उसका हिस्सा भी हैं। तो इतने बड़े बड़े इवेंट्स इस मुल्क के अंदर हो चुके हैं जिसमें ज़ल्ज़ला भी है, सैलाब भी है, ये भी है, वो भी है, हर किस्म की महंगाई भी है, सारी चीज़ें हैं, पेट्रोलियम बम गिरते हैं, ये गिरता है, वो गिरता है। अब हम किसी उस स्केल के साने का इंतज़ार कर रहे हैं कि जो वाक़े जो अगले 4-5 दिन आपकी टीवी स्क्रीनों के ऊपर नज़र आए। अगर नहीं होते तो फिर हम घड़ लेते हैं, कभी मेमो गेट घड़ लेते हैं, कभी कैरी लूगर बिल घड़ लेते हैं, कभी कोई चीज़। आज देखें, ये तो उन चीज़ों का तज़किरा आपने सुना दोबारा, आजकल फैसल रज़ा आब्दी साहब है, माशाल्लाह शेख रशीद साहब है, ओहो यार वो उनको छोड़ो, मेरा मतलब तो वो ये एक सीरियस इशू है। लेकिन इसके बावजूद अगर 10 बजे इवेंट हुआ यहाँ पर हो या कोयटा में हो और अब कराची की टारगेट किलिंग, ये अगर 2 बजे शुरू होती है, 4 बजे स्क्रीनों से आउट, फिर खबरनामों की जिन्नत बनती है, कोई बुलेटिन आ जाता है। साहब ये बदकिस्मती है हमारे पास। बेहिसी जो है उसके बहुत सारे नुकसानात हैं। वो ये है, अच्छा एक और चीज़ भी अर्ज करूँ, एक और चीज़ कि इसलिए भी इसके अंदर अब कोई इतनी बड़ी बात नहीं रही कि दुनिया में जहाँ कहीं भी टेररिज्म हुआ, जहाँ दहशत गर्दी हुई, जहाँ के ऊपर जो कहीं जुल्म सितम का बाजार शहरियों के साथ हुआ, उस रियासत ने, उस हुकूमत ने उसको 2 साल 4 साल लगे। श्रीलंका जैसा मुल्क जो है, छोटा सा मुल्क है, उसके कोई वसाइल भी इतने बड़े नहीं थे। दूसरे साहब उन्होंने भी 20-25 साल के बाद उसका खात्मा बिल खैर किया अपने मुल्क के लिए। हमने चूंकि बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि अच्छा जी हमने मारना है। आप बहरहाल फिर ये बात मान रहे हैं ना, कम से कम मैं जिसकी तरफ आना चाह रहा हूं कि रियासत मौजूदा हुकूमत के 5 साल के बावजूद ये कोई ऐसी, मैं 2011 से कह रहा हूं, नहीं बना पाए। चलें जी, वो तो हुआ सो हुआ ना, लेकिन ये 2008 से लेकर आज तक बैठे रहे हैं, तो ये बहुत वक्त होता है मुश्ताक साहब इसमें कोई ना कोई रास्ते निकालने का। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात मैं ये समझता हूं कि आज के वाक़े को अंडर प्ले मुश्ताक साहब इसलिए नहीं किया जा सकता कि प्लीज हमें अपनी कौम को ये याद दिलाने की जरूरत है कि इस वक्त अमेरिका में सदारती इंतखाब की मुहिम जो है वो बड़ी गहमा गहमी और गर्मी के साथ चलाई जा रही है। ये हमारे लिए अच्छी बात है कि अभी जो रिपब्लिकन पार्टी का कन्वेंशन हुआ उसमें रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार ने
पाकिस्तान तो दूर की बात है, अफगानिस्तान के बारे में भी एक लफ्ज़ जिक्र ही नहीं नहीं किया उन्होंने। अच्छा, अब इस सूरत हाल में आप ये अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात है ना, एक हवाले से कि चलो जी ठीक है कि वो अपने में मगन रहे। इस सूरत हाल में अगर तुम्हारी हुकूमत के जिम्मेदार वज़रा जो हैं सूबाई हुकूमत के, वो ये ऐलान कर देंगे कि अमरीकी मारे गए हैं, तो आप वहां पे खामखा का इलेक्शन इशू अपना क्यों बनवा रहे हैं? फिर 9 सितंबर को हिलरी क्लिंटन ने वहां की कांग्रेस को ये बताना है कि हक्कानी नेटवर्क को दहशतगर्द क्यों नहीं उनकी दानिश में करार दिया जा रहा। तीसरी बात यह है भाई कि अभी जो 13 और 14 अगस्त की रात को आर्मी चीफ ने जो तकरीर की पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में, उसमें कुछ इशारे थे कि शायद शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन करना पड़े, या कम से कम ये था कि वो कहकर यार कैसे भी शुरू हुई हो, अब ये जंग हमारी जंग बन चुकी है। तो जवाब गजल के तौर पर इतना बड़ा वाकया हुआ कामरा का, अभी तक मुझे और तुम्हें पता है कि हुकूमत की तरफ से उस वाक़े के जिम्मेदार लोगों को, उसके पीछे अफराद के बारे में कुछ बताया गया है? नहीं, कुछ नहीं। कहते हैं कोई गिरफ्तारियां हुई हैं यहाँ से, कोई आगे पीछे से, कोई मसलन कोई, देखिए इस तरह के वाक़े में अक्सर जो बड़े मुल्क होते हैं, या जो कम अज़ कम बड़े क्या, मुल्क तो बराबर ही होते हैं, छोटा बड़ा क्या होता है, लेकिन जहाँ कहीं आप जिम्मेदार समझते हैं तो आप कोई 15 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 8 दिन के बाद एक ब्रीफिंग रख लेते हैं कि अच्छा जी हम आए, ये हमारे पास ये कागज़ हैं, इतनी गिरफ्तारी हैं। यहाँ पर मुझे ये बताएं कि करेगा कौन? वजारत दाखिला हाथ नहीं डालती, इन्फॉर्मेशन वालों का पर चलते हैं वहाँ पे। ISPR जो है ना, ISPR भी कौन सी एयरफोर्स वाली करे या आर्मी वाली करे, मतलब ये सारी चीजें हैं। तो फिर कोई मकसद ये है कि कोऑर्डिनेशन तो नहीं है ना, वो उन्होंने एंड पे आके आपको बता देना। जैसे मैं छोड़े, ये तो एक वाकया, जनरल मुशर्रफ पे हमला हुआ, किसी ने आके बाज़ाब्ता, ठीक है उसके ट्रायल भी चल रहे हैं, ये अभी भी लोग अंदर है, किसी ने बताया आपको कि अच्छा जी ये हमने ये साहब, लेकिन बात तो ये है कि अगर ये रिवायत है तो क्या हमें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए? मैं पाकिस्तान का शहरी हूं, मेरा हक है कि मुझे मेरी रियासत, मेरी हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, तो मुझे एक छोटी और बात वो महसूस हो अच्छा, कि वो हर वक्त अलर्ट होती है। अच्छा, कामरे के वाक़े में आप मुझे ये बता दें कि उसकी तहकीक या तफ्तीश जो है वो एयरफोर्स कर रही है या मुझे बिल्कुल कोई पता नहीं। कामरा की गालिबन एयरफोर्स वाले कर रहे हैं या नॉर्मल को पुलिस करते होंगे, इनकी कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। और अगर 5 सालों में मुश्ताक साहब आप कोई मैकेनिज्म ना बना पाए कि जिसमें आप वो कर सकें कि एक पूरी कौम का डिवर्ट, अगर बाकी अमेरिका या बरतानिया उनके यहां जब वाकयात हुए 9/11 के बाद, मुश्ताक साहब अगर उन्होंने कोई और वाकया नहीं होने दिया तो उसकी 2 वजूहात हैं। नंबर 1, उन्होंने अपनी कौम को अवेयर किया है, उनके हवाले से जो वॉर ऑन टेरर है उसमें वो पार्टनर है, वो अमरीकी हुकूमत खा वो बुश की हो या ओबामा की हो, उनके पार्टनर्स हैं, स्टेक होल्डर हैं, वो उसको अपनी जंग समझते हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि उन्होंने ये नहीं किया कि जनाब अमन ओमान सूबाई हुकूमत का मसला है, ISI तो ये करती है, MI ये करती है। एक मदर ऑफ ऑल एजेंसी बनाई गई है जो पूरे मुल्क पे जिसने निगाह रखी हुई है, खा वो एयरफोर्स पे उतरना हो, जिसको होमलैंड सिक्योरिटी कहते हैं। आप वो भी हमें देने में नाकाम रहे हैं। इसी पे डिस्कस करेंगे मजीद। नाजरीन हाजिर होते हैं एक वक्फे के बाद। बोलता पाकिस्तान में एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम। मुश्ताक मिन्हाज साहब, मैं जैसे आपको कह रहा था, अमेरिका ने अगर 9/11 के बाद अपने मुल्क के अंदर उस तरह का वाकया नहीं होने दिया तो वहां के लोग, खा बुश हो इख्तदार में या ओबामा हो, जो सरकार का रियासत का जो नैरेटिव है वो उसको मानते हैं। ठीक है ना साहब, सारे एक पेज पे हैं, अवाम भी और उनकी इलेक्टेड भी। अवाम और सरकार एक। हमारे यहाँ मसला ये है कि मौजूदा हुकूमत ना अहल, इनकॉम्पिटेंट, बिल्कुल कोई माफी नहीं कि 5 सालों में ये कोई ऐसे इदारे न बना पाए जिसमें फुल कोऑर्डिनेटेड एक मूव हो। अब जिनसे तब्दीली की, एक डिफरेंट नैरेटिव की उम्मीद की जाती है, तब्दीली के निशान। आपको पता है काउंटर टेररिज्म का भी एक ऑर्गेनाइजेशन आपको पता पिछले दौर में बनी थी, एक DG भी तैनात हो गए थे उसके कि भाई वो सब, लेकिन वो होमलैंड सिक्योरिटी तो ना बन पाई ना खत्म हो गई क्योंकि हमारी प्रायोरिटी नहीं है। अब सवाल ये है कि प्रायोरिटी क्या बनेगी कि चले इनकी नाअहली, इनकी इनकॉम्पिटेंस, इनकी बेहसी तो एक्सपोज हो गई। अब जो तब्दीली के निशान बने हुए हैं
वो जब बैठे होते हैं तो उनकी मौजूदगी में हमारी कौम के सबसे ज्यादा जोशीले और इनकलाबी रहनुमा क्या करते हैं वो भी सुने आप, याद करते रहे कि वो वीजा किससे मांग रहे हैं। जी दिखाएं जी। मैं मुल्ला उमर से, अमीरुल मोमिनीन से यहां से अपील करता हूं कि इमरान खान के इस्तकबाल का हुक्म जारी करें। मुल्ला उमर को अमीरुल मोमिनीन डिक्लेयर करके हमारी सारी लड़ाई ये है कि नॉर्थ वजीरिस्तान हमारा है, अमरीकी वहां पे ड्रोन भेजकर हमारी कौमी खुद मुख्तारी की जो है पायमाली करते हैं। वो दिन, ये 13 अगस्त की रात को तकरीर हो रही है, वही दिन है कि जिस दिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो काकुल में कुछ और कह रहे हैं। आज 3 सितंबर हो गई है मुश्ताक साहब, इमरान खान साहब को आज तक ये बात क्लियरली कहने की तौफीक नहीं हुई कि मुझे नॉर्थ वजीरिस्तान जाने के लिए मुल्ला उमर नामी किसी अमीरुल मोमिनीन की जरूरत नहीं है। और जब कौमों को और मामलात में उलझा दिया जाए, अब हमने सबसे पहले नहीं, उसमें एक गुजारिश है ना, उसमें एक गुजारिश है, नहीं उसमें गुजारिश ये देखें, इमरान खान को आप इसलिए मुर्द इल्जाम नहीं ठहरा सकते कि इमरान खान पहले दिन से उसका देखें, किसी और का कोई ठीक है कोई हुकूमत में है या नहीं है उसका अल्लाह जानता है कि हम आपको पता है मैं कितना है कामी हूँ, लेकिन उससे पहले दिन से कहा कि ये हमारी जंग नहीं है। और इस मुल्क में काफी सारे लोग ये कहते हैं नुसरत साहब, यानी ये छोटे मोटे लोग नहीं, काफी सारे हैं जो ये कहते हैं कि अफगानिस्तान में लड़ी जाने वाली जंग हमारी जंग नहीं है, हम उसमें हमने खसारे का कोयले की दलाली में हम जो धमाका हुआ है ये अफगानिस्तान में नहीं हुआ, उसका रद्द-ए-अमल है, पेशावर में हुआ है, मैं मानता हूं, कामरा पाकिस्तान में है। क्लियर नहीं किया ना, आपने क्लियर नहीं किया। आपने जब इस जंग को ज्वाइन किया जनरल मुशर्रफ साहब ने, ना मुझसे पूछा ना आपसे पूछा ना कोई स्टेक होल्डर से पूछा, उन्होंने कहा मैं सरकार और बादशाह सलामत जो ऑर्डर कर दिया। वजीर क्या हो गया? उनके जो प्यारे वजीर थे, उनके जो वो ये थे ना, तो ये अगर ये कह रहे हैं तो चलो फिर कौम को ये तैयार कर लो कि पूरी कौम मुल्ला उमर को अमीरुल मोमिनीन मानकर अफगानिस्तान में तो है, अफगानिस्तान के अमीरुल मोमिनीन भाई दरखास्त करें कि हुजूर आपको हमारी मदद के लिए कोई बयान इशू कर दें, कह दें लेकिन कि हमें हमारी हुकूमत नहीं बचा पाई, तो आप मुल्ला उमर साहब एक इशू करके स्टेटमेंट तो बराए मेहरबानी हमारे नाजायज तो जनाब शीदा टलीटा साहब जैसे लोग नुसरत साहब ये कहते हैं, देखें माननीय शेख रशीद अहमद साहब साबिक वफाकी वजीर, वो ये कहते समझते हैं कि जैसे वजीरिस्तान जो है वो अमलदारी में है जनाब अमीरुल मोमिनीन मुल्ला उमर साहब की, ये उनको जुग्राफिया नक्शे में आप बताएंगे तो उनको पता, कोई बताएगा तो पता चलेगा, तो ऐसे अगर नहीं पता एक पाकिस्तान में 3 मरतबा वफाकी वजीर रहने वाले को ये नहीं पता कि नॉर्थ सर्वे ऑफ पाकिस्तान के पास भेजे ना किसी तो सर्वे के पास, वो बताएगा ना, शायद वो समझते हो जैसे उधर की बात है कोई। ये तो एक मसला हुआ। दूसरी तरफ आप किन मामलात में उलझे हुए हैं, एक बहुत बड़ा मामला बड़ा संजीदा हो चुका है, वो ये कि जी हमारे टेलीविजन स्टेशनों पर फहाशी होती है, उरियानी होती है। अब उरियानी और फहाशी की पैमरा के जरिए जो है डेफिनेशन की जा रही है उसको। अच्छा, आज भी अंसार अब्बासी साहब ने कॉलम लिखा है, बातों बातों में उन्होंने मेरा भी हवाला दिया। मैंने हरगिज ये नहीं कहा था हमारी इस्लामी तारीख, एक प्रोग्राम में थे, ये कहने लगे कि क्या आप चाहते हैं कि कोठे का कल्चर हमारे घरों में दिखाया जाए। मैंने कहा भाई ऐसे ना कहें, यूपी के शोरफा तो अपने बच्चों को ज़बान सिखाने के लिए चौक लखनऊ में जो होता था वहाँ भेजा करते थे, और उर्दू का पहला बाकायदा नावल उमराव जानादा जो है वो चौक के ही तनाजुर में लिखा गया है। मैंने हरगिज ये नहीं कहा था इस्लामी तारीख है, मैंने ये हरगिज नहीं कहा था। बहरहाल ये रिमोट की बात देखें, अच्छा, रिमोट वाला भी चूंकि मैं कहता रहता हूँ कि रिमोट इसलिए है, इस बात को छोड़े इन हवालों से क्या हुआ है, इनके अपने सुने अंसार भाई की आप पूरी बात करें या इस तरह के जितना भी एक मकतबा फिक्र है वो ये वाकई परेशान है। मैं अपने आप को भी कहता हूँ नुसरत साहब, मैं जब टीवी स्टेशन देखता हूँ ना बाखुदा, और ख़ास करके मॉर्निंग शोज़ जो कि शादियां भी रोज़ करा रहे होते हैं, नुसरत साहब मैं नहीं देख सकता। बहरहाल यानी कुछ ना कुछ तो है ना, ऐसे तो नहीं लो, मैं कादी हुसैन अहमद ऐसे तो नहीं रो पीट रहा, या अंसार भाई वाविलानी कर रहे इतने अरसे से, कोई बात तो है ना, घरों में डिस्कस तो हो रही होगी। आपको बड़ी शिद्दत के साथ ये बात करता हूं कि पाकिस्तान के अंदर आटे में नमक के बराबर वो लोग होंगे जो अपने बच्चों को बच्चियों को बेहिजाब देखना चाहते हैं,
हमारा एक कंजर्वेटिव मुआशरा है। हम गुनाहगार लोग हैं, शायद खलवत में हम भी इससे नहीं बड़े गुनाह साहब, करते हैं। ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारा एक फैमिली सिस्टम काफी स्ट्रांग है। जब मैं रिमोट की बात करता हूं तो मैं ये कहता हूं तुम्हारा एक बाप के तौर पर यह फर्ज बनता है कि तुम ये इंश्योर करो कि तुम्हारे यहां जो टेलीविजन है, तुम्हारे यहां जो रिमोट कंट्रोल तुम्हारे पास है, उसको तुम ऐसा प्रोग्राम करके रखो कि तुम जिसको पेरेंटल गाइडेंस कहते हैं, आप बतौर बाप अपनी जिम्मेदारी पूरी न कर पाओ और रियासत को कहो कि ये क्या चल रहा है। मैं बार बार ये बजिद हूं इस बात पे कि पाकिस्तान में आटे में नमक के बराबर वो लोग हैं जो कि हया और हमारा जो रख रखाव है, हमारी जो मुआशरती वैल्यूज हैं, उनकी वायलेशन रहना चाहते हैं। इतनी जल्दी जनाब, मैं यानी प्रोड्यूसर ने तो यही कहा। चलो नाज़रीन, हाजिर होते हैं एक वक्फे के बाद। बोलता पाकिस्तान में एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम। और इस तरह की जो फिजा बना दी गई है ना कि जी यहाँ फहाशी और यानी फैल गई और लोग अब अपना विजिलेंट हो के पारसाई फैला दो, उसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा जो भी हुआ, मैं एक सियालकोट से कॉलर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी कौन सा बात कर रहे हैं? जी मैं राना जवेद बात कर रहा हूँ सियालकोट से। जी जावेद साहब। सर मैं आपका प्रोग्राम 3-4 माह से देख रहा हूँ कि आप मुसलसल इमरान खान और शेख रशीद पर कर रहे हैं क्रिटिसाइज, मुल्ला अमर और दूसरे इश्यूज पर आप किसी बात नहीं कर रहे। तो मेरा आपसे गुजारिश है कि शेख रशीद साहब तो हर प्रोग्राम में कह रहे हैं कि मैंने अफगानिस्तान का मुल्ला उमर गाया, उनको मुल्ला अमर को अफगानिस्तान का अमीर गाया, लेकिन आप हमेशा हर बात में इमरान खान को वो अब तक उन्होंने क्या किया है? जावेद साहब देखिए, वो बिल्कुल ठीक बात है, मुल्ला उमर साहब अफगानिस्तान की अमीरुल मोमिनीन है, लेकिन ये बताएं कि वजीरिस्तान किस मुल्क में है? तो पाकिस्तान में ही है इमरान। तो यानी इमरान खान साहब ने, जावेद साहब इमरान खान को कुन्नड़ जा रहे हैं, यानी उन्होंने कुन्नड़ का कोई विजिट रखा है, रैली कुन्नड़ के नूरस्तान जाएंगे या कुन्नड़ या पक्तिका या पक्तिया जाएंगे? और सार उनका इमरान खान का क्या कसूर है वजीरिस्तान जंग में जो पाकिस्तान का? तो इमरान खान क्यों नहीं ला ताल्लुकी का ऐलान करते कि मैं किसी से वीजे की जरूरत है, मैं पाकिस्तानी हूं, अपने मुल्क में जा रहा हूँ? उनको तो धमकी भी दिया तालिबान ने, उन्होंने कब कहा है? अच्छा भाई, चले कहा होगा। आप जैसे भाई बहुत सारे अच्छे लोग हैं, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आज सुबह से एक इनकलाबी साहब हैं एबटाबाद के, वो पाकिस्तान के सहाफ़ियों को सारों को चुन चुन कर टेलीफोन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि उनका जिहाद है गुस्ताख मोहसिन पाकिस्तान नुसरत जावेद के ख़िलाफ़। तो जब तक मुझे ज़िंदा रहने की वो इजाज़त दें तो उस वक्त तक भाई मैं तो अपनी बात करता रहूँगा। इसी तरह की बातों की वजह से अब आलम ये आ गया है जनाब मुश्ताक मिन्हाज साहब कि कल कराची में न्यूज़ ही के सीनियर ऑपरेट राइटर ज़ैनुल आबिदीन अपने घर में थे, अपनी बहन के साथ रहते हैं। जो शख्स अपनी बहन के साथ रह रहा हो, क्या तुम उससे तवक्को रखते हो कि वो टेलीविज़न पर बैठकर कोई ओरियां या फाहिशी किस्म की चीज़ देख रहा हो? बहन के घर जो रह रहा है, बहन के साथ रह रहा है। इत्तेफाक ऐसा है कि वो बेचारे कव्वाली सुन रहे थे। अच्छा, अब ये तो हो सकता है कि चलो भाई तुम टेलीविजन तुमने ऊंची आवाज में लगा कर रखा है तो तुम्हारे हमसाए आकर तुमसे गिला करें और तुम उनसे माजरत करो उसूली तौर पर, कभी सॉरी यार अगर ये आवाज इसकी आपको डिस्टर्ब कर रही। उन्होंने इनकी पिटाई की। किन्होंने? उनके हमसायों ने। उन्होंने कहा कि म्यूजिक सुनना तो है ही गलत, लेकिन कव्वाली सुनना तो है ही बिदअत, और ऐसी तैसी। और खूब बेचारे वो भाग के उन्होंने तकरीबन अपनी जान बचाई। ये एक इंडिविजुअल वाकया कराची में हो रहा है। यहां पे जब मैं चीख चिल्ला रहा था कि ये नाक के ऐन नीचे ये नाम नेहाद एक तरक्की पसंद, नाम नेहाद एक सेकुलर जमात की हुकूमत में इस्लामाबाद में ये होता है कि कोई कह रहा है 11 साल की बच्ची है, 14 साल की है, जहनी तवाज़ुन ठीक है या नहीं है, उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लग जाता है ब्लेस्फेमी का। ब्लेस्फेमी का इल्ज़ाम लगता है। वहाँ जो लोग मसीही बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं वो खौफ में अपने घर छोड़कर वो आबादी से निकल रहे हैं, जिसको हम दिखाते हैं। उसके बाद अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उलमा ही की वजह से और ख़ास तौर पर पीर साहब गोलड़ा शरीफ की ज़ाती कोशिशों से ये होता है कि वो कुछ
जो है लोगों में हिम्मत पैदा करते हैं, बाकी लोग और मसीही आबादी जो खास है करके मुसलमान ख़वातीन जो वहां पे रह रही है ना, उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया। अब वही मस्जिद में जो शख्स मुअज्जिन था, जो एतकाफ में बैठा हुआ था, वो अब खुद पब्लिकली बयान दे देता है कि इन इमाम मस्जिद साहब ने, मौलवी जदून साहब ने, कि केस को पक्का करने के लिए उसमें डाल दो, हमें ये भी डाल दें। अच्छा, अब वो भी गिरफ्तार हैं और वो बच्ची भी उन दिनों से गिरफ्तार है। मैंने अपने तौर पर इस हुकूमत के अहम तरीन लोगों से जब ये जानने की कोशिश की कि भाई अब इसकी जमानत में क्या रुकावट है, तो वो कहते हैं बड़ी बेहिसी, इंतहाई ढिठाई और बेशर्मी के साथ कि यार हम ये इस तरह करके ना तो उस बच्ची को एक किस्म का तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, वरना ऐसा ना हो कोई जनूनी उसको फारिग कर दे। हालात जब ये हो जाए मुश्ताक साहब कि आप अदम तहफ़्फ़ुज़ की एक मुसलसल फिजा में रह रहे हों और लोगों के जहन में वो अंगेख्त डाली जाए कि अब गुस्ताखे मोहसिने पाकिस्तान भी लोग हो के तो काबिल मुजम्मत होना शुरू हो जाएंगे, तो आप क्या करोगे? कहाँ लेकर जा रहे हो इस मुआशरे को? मेरा रोना जो है आपके साथ मेरे प्यारे भाई। इसमें देखे ना, जब उलमाए कराम आपके साथ, मुकामी आबादी आपके साथ, भाई आज भी मुल्ला साहब भी, जो जदून साहब जो अरेस्ट हुए वो भी आपके साथ, एक जो पिंडी में जिनके उकसाने के ऊपर ये सारी चीजें हो रही हैं वो भी हाथ पांव मार रहे हैं। अच्छा, पिंडी के जो भी उलमा हैं, इस्लामाबाद के भी जो उलमा हैं, वो इस बात पे है कि नहीं भाई ये एक ऐसा केस नहीं है। देखें असल में कोशिश क्या हो रही है, मैं जो समझता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि सारा बिल्डअप जो किया जा रहा है इस सारे तनाजर में, कि जब लोगों को कोई ना रिमशा के साथ 100% लोगों की हमदर्दी है, मौलवी साहब के साथ 100% जिन वो अरेस्ट हो गया और किसी बंदे ने सदाए एहतजाज, वरना यहाँ पर आपको था आप पारा बंद हो जाता था कि जनाब ये कर दिया है। देखें एक इसी मुल्क के अंदर मुमताज़ कादरी का एक वाक़या हुआ ना, तो वो बाकायदा हीरो के तौर पे वो आज भी जेल में भी है, बाकी जगहों पे भी है वो, और उस पर फख्र भी कर रहे हैं। ये एक मकतब नहीं, लेकिन ये बच्ची एक हवाले से 100% आपके साथ, जैसे ताहिर अशरफी साहब ने आज भी एक प्रेस सब जगहों पे जी, बाकी भी जिस साल में दिन से हमारे यहाँ आ जाए बच्ची, हम रखेंगे। शरीफ हजारवी साहब जो हैं उनसे भी यानी उन्होंने टीवी पे आकर ये कहा, तो आप बाकी मौलवी भी ये कह रहे हैं कि नहीं भाई इस तरह का वाक़या ये तौहीन रसालत के कानून के, अच्छा वो अपने तौर पे इंटरप्रेट करें, मान जैसे बात करें वो कहते हैं असल में ये वाक़या तो बिल्कुल काबिल मज़म्मत है, लेकिन ये चूंकि जिस तरीके से उछाला जा रहा है मीडिया में, ये वो एक और एक्सट्रीम है, वो कहता है कि ये तौहीन रसालत का जो कानून है उसके खात्मे के लिए कि इसका मिस यूज़ होता है, तो आज पहली मरतबा लोग ये एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि मिस यूज़ होता है। अच्छा, इसी कानून के तहत आपके लातादाद यानी मुसलमान भी इस वक्त जेलों के अंदर पड़े हुए हैं इसी कानून के, मैंने आपके खिलाफ कोई चीज़ करनी है, मैंने 4 बंदे इकट्ठे करके जी तौहीन रसालत हो गई है, तो सब इस चीज़ को एड्रेस करने की ज़रूरत है। लेकिन जब तक ये दिल नहीं बनेगी, मैं आप एक छोटी सी बात है, मैं अपने दोस्त से कल ही बात कर रहा था कि उसके ऊपर बात करते हुए भी आप डरते हैं। मैं आप यानी एक प्रोसिक्यूटेड फिरका है अहमदी जिनको आप कहते हैं, अब आपने उसको गैर मुस्लिम करार दिया। मेरे एक दोस्त ने मुझे वाक़या सुनाया कि हम यानी कुरान पाक की एक वो रखी, तो ये सबको पता था कि वो कादियानी है, तो वहाँ पे आके कुरान पाक ने कहा नहीं उसको नहीं पढ़ने देना, कह जी गैर मुस्लिम है। उन्होंने कहा ये कुरान ही पढ़ेगा ना, लेकिन यानी कहने का मकसद ये है कि अगर आपने उसको गैर मुस्लिम करार दे ही दिया है तो आप उनको उस तरह जीने दें, वो जो मर्जी करें वो तो अल्लाह जानेगा, वो कि जो कि हमने गैर मुस्लिम करार दिया जिम्मियों के तौर पर, गैर मुस्लिमों के तौर पर उनका हक तस्लीम करें, लेकिन नहीं करते कि जी फलां कादियानी है जी, फलां है जी, ये बड़े मिसने होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता मैं अपनी ओरिजिनल पेशावर के वाक़े के साथ कनेक्ट करके, कामरा जैसे वाक़यात के साथ कनेक्ट करके मैं बात को जहां लेकर जाना चाहता हूं मुश्ताक मिन्हाज साहब, बहुत डरते डरते कि हम गालिबन हलाकू खान वाले बगदाद वाला सानहा हो रहा है कि वो बगदाद के दरवाजे पर पहुंच चुका था हलाकू खान, और वहाँ ये बहस हो रही थी कि फरिश्ते क्या होते हैं और नूर और नारी क्या होता है, मखलूक है और सुई के नक्के में से कोई जा सकते हैं। अच्छा, ये बात बाकी है, बल्दियाती इलेक्शंस भी हैं और ब्रेक भी है, पहले क्या करें? नहीं, ब्रेक ले लें क्योंकि बल्दियाती इलेक्शन की इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। तो फिर नाज़रीन हाजिर होते हैं एक वक्फे के बाद।
बोलता पाकिस्तान में एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम। और इसी हवाले से आपकी असलाफ की जमात ने अभी भाई एक मैसेज आया पड़ा है, कल आलमी यौम हिजाब मना रहे हैं जमात इस्लामी वाले। अच्छी बात, ठीक है भाई, जिनकी तो अपनी अच्छी वो बात है तो ये तो उसको अच्छी वो बात। करे, अच्छी बुरी की मैं नहीं बात कर रहा, लेकिन बहरहाल ये कि उनको खतरा तुम्हारे असलाफ को ये गालिबन हो गया है कि जैसे पाकिस्तान की कौम बेहजाब होने को शायद यानी मर रही है, तो इसलिए लोगों को कल याद दिलाया जाएगा कि हम नहीं, अभी हिजाब पाकिस्तान वाले हैं। में पर्दा करती है बड़ी बड़ी तादाद में, बड़ी तादाद में। कि अल्लाह ताला का फजल है इस मुल्क पे। मैं तुम्हें यही कह रहा हूं, लोगों को आजादी है, जिससे नहीं उतारना उसे अपने अल्लाह के सामने खुद जवाब के दो। बराबर वो तादाद है जो कि हमारी रिवायात के बरक्स जिंदा रहना चाहते हैं। इस हुकूमत की कोताहियों पर फोकस करते हुए एक बहुत बड़ा इशू ये भी है कि ये नाम नहाद जमहूरियत के चैम्पियंस जो हैं वो बल्दियाती सतह पर इक़्तिदार और अख्तियार को शेयर करने के लिए, मुंतकिल करने के लिए आमादा होकर ही नहीं दे रहे। और इसमें सबसे ज़्यादा इनका जो घटिया किरदार है मेरे भाई, वो सिंध के हवाले से है कि सिंध में कोएलिशन हुकूमत है और इनकी सबसे बड़ी कोएलिशन पार्टनर MQM, जिसका आगाज़, जिसका इस्तेहकाम, जिसकी पूरी कुव्वत, जिसकी पूरी ताकत बल्दियाती इंतखाबात ने दी। अब आज सुबह जनाब सदर की तरफ से फरमान अखबारात की हेडलाइन बना हुआ था कि शायद आइंदा इंतखाबात से पहले हम बल्दियाती इंतखाबात करवाएंगे। खुद वहाँ मौजूद हैं, अपनी कोर कमेटियों वालों से भी मिले हैं। तो अभी खबर आ रही तो सिर्फ इतनी आ रही थी कि शायद एक ऑर्डिनेंस इशू हो जाएगा और उस ऑर्डिनेंस के तहत सियासी लोगों को बल्दियाती इदारों में एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर करेंगे। इसमें जो सबसे बड़ी हकीकत की बात क्या है मुश्ताक साहब, कि दानी आल अजीज जो इस सिस्टम के साथ मुशर्रफ के ज़माने में एसोसिएटेड रहे मौसूफ, वो और उनके साथी बाकायदा कोर्ट में गए। कोर्ट ने क्लियरली सिंध की हुकूमत को एक डेट दे दी थी कि इस वक्त तक आप बल्दियाती इलेक्शन करवाएं। इन्होंने फैसला किया कि ये हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ रिट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में, अपील में। लेकिन भाई साहब, रिट में नहीं, हुआ अपील ये में। अपील में जाने का जो टाइम होता है वो टाइम बार हो गया। टाइम बार हो गया। अब अचानक जब समझ आ रही है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि इस पे अब तो हीन अदालत भी हो जाए, हाँ, तो एकदम से अरे साहब हम तो इंतखाबी, अब भाई आप भाई साहब अगर अब करवाएंगे तो वो लोग जो ये कह रहे हैं कि ये हुकूमत मंसूबे बनाए बैठी है कि अपने किसी तरह 1.5-2 साल आम इंतखाबात को जो है कंद कोटा, आपको पता जब सिंध का जिक्र आ जाए, खास करके डिग्री, जैकबाबाद और उमरकोट और फिर कंद कोट से कॉलर हैं, तो फिर बात उनकी सुननी पड़ती है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी साईं, कौन बात कर रहे हैं? सही, हम हाशिम शाहानी बात कर रहे हैं कंदकोट से। जी शाहानी भाई, हुक्म फरमाएं, क्या बात करना चाहेंगे? बात ये है तो जरदारी साहब से तुम तो पूछो तो हमारे से को पानी को, बिजली को, रोड को, रास्ता ग्वादर से जो खाद उठा के आता है 600 रुपए की बोरी, हमारे को कितने में देता है? तो शाहानी भाई, वो बल्दियाती इलेक्शन करा रहे हैं, जरदारी साहब से पूछने की जरूरत नहीं है। कंद कोट का जो तहसील नाज़िम होगा उसके जाके गले पकड़ लेना, वो सारी चीजें आपके दरवाजे पे मुहैया कर देंगे, वो कोशिश कर रहे हैं। भाईजान वो उसको हम कहाँ ढूंढे? हम तो, तुम तो मीडिया वाले हैं, आजाद है। हाँ हाँ, तुम हमारा वो देवानों तक भी आवाज तुम पहुंचाएगा। ये बिल्कुल जा रही है, उधर उधर भी जा रही है। अगर वीडियो वाले मेरे भाई, आपकी मोहब्बत है, आप प्यार से हमें ये कह रहे हैं, आपकी बड़ी खुशफहमी है, हमें अपनी आज़ादी का भरपूर एहसास है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस हुकूमत ने अब अपना वतीरा बना लिया है। इसने मीडिया के साथ भी मेरे भाई अपने कान बंद कर दिए हैं और हम भी दीवारों से ही बातें करते हैं, कम से कम वो नहीं सुनते। अच्छा, दूसरा साहब, अगर सिंध में जो बात की जाए ना, तो सिंध में ये इस वक्त पीपल्स पार्टी का भी इशू नहीं है बल्दियाती इलेक्शन कराना, या बल्दियाती आप जो उसका जो कानून है उसके अंदर तरामीम करके वो कमिश्नरी निज़ाम जो कि बड़े चाव से लाए थे उसको भी वापस यानी बाकायदा रोल बैक करके वापस DCOs को पावर दे के वो ओरिजिनल जो मुशर्रफ वाला फार्मूला जो कि MQM को सूट करता है वो लाने की तैयारियां हो रही हैं। कम से कम सिंध के हवाले से पंजाब करेगा नहीं करेगा।
खैबर पख्तूनख्वा करेगा? मेरे ख्याल में नहीं करेगा। बलूचिस्तान वाले अगर करें भी तो ना करेंगे, फ़र्क नहीं है, लेकिन वो भी नहीं करेंगे। एक जगह पे आपको लाना पड़ेगा। MQM का वहाँ पे आपको पता है प्रेशर भी है, और आइंदा इलेक्शन तक पीस पार्टी की भी ये मजबूरी है कि उनको साथ रखना है। लेकिन सिर्फ क्या सिंध में बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से मुशावरत, इंसेंटिव, नेगोशिएशन, ये सारी सिर्फ MQM और पीस पार्टी करेंगी? बाकी कोई स्टेक होल्डर नहीं है वहां पे जिससे आप बात करें कि हाँ भाई इसमें क्या करना है। सिर्फ कराची और हैदराबाद की जो है वो म्यूनिसिपैलिटी के अंदर जो कॉर्पोरेशन है, बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, सुनो, जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं या जो स्टेक होल्डर्स होना चाहते हैं वो उनकी क्लियरेंस के बाद वहां जलसे करते हैं। वो कैसे? फिर उनके एक जो जलसा हुआ था उसके बाद ये होता है कि फिर फारूक भाई वगैरह जमात इस्लामी से मिले आके, ठीक है, वो तो अपनी कॉन्फ्रेंस के हवाले से, तो वो भी उनकी कॉन्फ्रेंस हो गई। मसला ये है कि स्टेक्स के साथ उन्हीं से बात होगी ना जो स्टेक्स को क्लेम करते हैं, जो अपनी जो है वो प्रेजेंस को दिखाते हैं। मुझे एतराज इस बात पे नहीं है, मुझे एतराज इस बात पे है कि ये बात 2008 में जब ये मुंतखब हुए थे तो भाई मैक्सिमम 3 नहीं 4 महीने में बैठकर ये तय किया जा सकता था कि मुशर्रफ के निजाम में क्या क्या खामियां थीं और उनको कैसे दूर करके इस निजाम को ज्यादा मुअस्सर बनाना है, ज्यादा मुतहर्रिक करना, और फिर इलेक्शन ये सारी चीजें जी बस इसी पर करते हैं क्लोज, और सिर्फ इस दुआ के साथ के चलें। यहाँ पर तो खुशखबरी फिलहाल नहीं है, शारजा से ही कोई खुशखबरी रात को आ जाए तो आ जाए उसकी तरफ हुए, लेकिन जो हालत अच्छा हुआ, लेकिन बिल्कुल एंड पे जाके ये कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल ख्वाहिश तो रखनी है, जीत की आरज़ू भी हो, तड़प भी है। इसी दुआ और ख्वाहिश के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे। जाने से पहले हमारा ईमेल एड्रेस boltapakistan@और.tv। नुसरत जावेद और मुश्ताक बिनास को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।